तो आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 12 के केमिस्ट्री ऑब्जेक्टिव, बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव, मतलब जो भी बिहार बोर्ड का कल जो पेपर है उसके लिए हम लोग बना रहे हैं, ठीक है। और ये पार्ट 1 वीडियो है, पार्ट 2 भी इसके बाद जस्ट ही अपलोड कर देंगे हम, ठीक है। तो पार्ट 1 में 200 क्वेश्चन करीब हम लिए हैं, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। तो हमारा पहला सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन अक्रिस्टलीय ठोस है? तो अब इसका आंसर आपका हो जाएगा कांच। क्या हो जाएगा? कांच आपका अक्रिस्टलीय ठोस है। आगे देखते हैं, बेरवेदार ठोस। बेरवेदार ठोस कौन है? तो रबर। रबर क्या है? रबर आपका बेरवेदार ठोस है। रबर क्या है बोली तो? बेरवेदार ठोस। एचसीपी का इसे में परमाणुओं की संख्या कितनी होती है? तो एचसीपी में परमाणु संख्या 12 होती है। एचसीपी में 12 होती है, ठीक है। आगे देखिएगा, आगे बोला गया है निम्नलिखित में कौन सा ऑक्साइड लौ चुंबकीय प्रदर्शित करता है? तो जाएगा CrO2। CrO2। आगे देखते हैं, क्रिस्टल होते हैं, तो क्रिस्टल होते हैं बाबू 4 प्रकार के। क्रिस्टल होते हैं 4 प्रकार के। क्रिस्टल होते हैं 4 प्रकार के। आगे देखते हैं, रबरदार ठोस कौन है? तो रबरदार ठोस आपका हो जाएगा हीरा। क्या हो जाएगा? हीरा। रबरदार ठोस क्या हो जाएगा आपका? हीरा। रबरदार ठोस का क्या हो जाएगा? एग्जांपल हीरा। एससीपी संरचना में पैकेजिंग प्रभाव क्या होता है? तो पैकेजिंग प्रभाव ध्यान रखिएगा 0.74 बिल्कुल इंपोर्टेंट। मूल क्रिस्टल तंत्र होते हैं 7। मूल क्रिस्टल कितने होते हैं बोली तो? 7 मूल क्रिस्टल तंत्र होते हैं 7। बीसीसी इकाई सेल में मुक्त खाली स्थान कितना होता है बाबू? तो बीसीसी इकाई सेल में होता है 32%। कितना होता है बोली तो? 32% होता है, और भरा हुआ रहता है आपका 64%, ठीक है। आगे देखिएगा, क्रिस्टल तंत्र ए बी में निम्नलिखित किस क्रिस्टल तंत्र में ए डज नॉट इक्वल टू बी डज नॉट इक्वल टू सी एवं थीटा बराबर बीटा बराबर गामा बराबर 90 डिग्री पैमाना वर्तमान रहता है? तो बाबू इसका आंसर है ऑर्थोरम्बिक। क्या हो जाएगा इसका आंसर? ऑर्थोरम्बिक। क्या होगा इसका आंसर? ऑर्थोरम्बिक। आगे देखते हैं, सोडियम क्लोराइड का जालक होता है तो अष्टफलकीय। क्या होता है बाबू इसका जालक? अष्टफलकीय। बिल्कुल आप ध्यान समझिए, बिल्कुल दिमाग लगाने के बाद सुनिए, सुन के जाइए आप। 35 नंबर 35 मार्क चाहिए, टेंशन बिल्कुल लेने का नहीं, ठीक है। निम्नलिखित में किस धातु का समन्वय संख्या 8 होता है? तो बाबू इसका हो जाएगा पोटेशियम। पोटेशियम का समन्वय संख्या 8 होता है। पोटेशियम का कितना होता है बोली तो? 8 होता है। घनाकार क्रिस्टल में ब्रेविस जालकों की संख्या, तो घनाकार क्रिस्टल में ब्रेविस जालकों की संख्या 3। कितना होता है बोली तो? 3 होता है ना। एक अष्टफलक की रिक्ति निम्नलिखित में से कितने गोलों से घिरा रहता है? तो एक अष्टफलक की रिक्ति निम्नलिखित में से 6 गोलों से घिरा रहता है। 6 गोलों से घिरा रहता है। निम्नलिखित में से किस प्रकार के दोष के कारण क्रिस्टल के घनत्व में कमी होती है? तो फ्रैंकल दोष। फ्रैंकल दोष में आप लोग पढ़े होंगे, किसे कहते हैं? तो क्रिस्टल का वैसा दोष जिसमें कोई धनावेश या ऋण आवेश क्रिस्टल जालक में कहीं फंस जाता है, तो फंसता है तो बाबू इसको बोलते हैं फ्रैंकल दोष। क्या बोलते हैं? फ्रैंकल दोष। अगर वो निकल गया समान संख्या में तो बोलेंगे शॉर्टकी दोष, है ना। आगे देखिएगा, शॉर्टकी दोष के कारण क्या होता है? तो शॉर्टकी दोष के कारण क्या होता है कि उसका जो घनत्व है वो घटता है। क्या होता है? घटता है। काहे घटता है? ठीक है, उसमें जो है वो धनावेश और ऋणावेश उसी में से निकल जाता है, ठीक है, अब उसमें रहता नहीं है, ठीक है। आगे समझते हैं, आगे बोला गया है फ्रैंकल और शॉर्टकी दोष होते हैं तो बाबू ये होते हैं क्रिस्टलीय दोष। क्या होते हैं? क्रिस्टलीय दोष। आगे समझते हैं, फलक केंद्रित घनी जालक में एकक कोशिका का कितने एकक कोशिकाओं के साथ सहभागिता होता है? तो 8। कितना हो जाएगा आंसर बोली तो? 8 के साथ का सहभागिता होता है। एफसीसी क्या बोला गया है? एफसीसी एक जालक में कितने परमाणु होते हैं? तो 4 परमाणु होते हैं। कितने होते हैं? 4 परमाणु। आगे बोला गया है निम्नलिखित आयनिक यौगिक के क्रिस्टल, निम्नलिखित आयनिक यौगिकों क्रिस्टल में आप किसमें धनायन ऋणायन के केंद्रों में अधिकतम दूरी होगी? तो अधिकतम दूरी किसमें होगी? CCl में। किसमें होगी? CCl में। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में कौन फेरो चुंबकीय पदार्थ है? तो निम्नलिखित में कौन? Fe3O4। क्या हो जाएगा आंसर इसका? Fe3O4 जो है फेरो चुंबकीय पदार्थ है। Fe3O4। अंतः केंद्रीय संरचना में उप सह संयोजन संख्या होती है 8। कितना होती है बोले तो? 8। आगे बोला गया है एक ट्रांजिस्टर सेटों के निर्माण में परित होने वाला तो क्या होता है बोले तो? सिलिकॉन। क्या होता है बोले तो? सिलिकॉन। क्या होता है? सिलिकॉन। आगे देखिएगा, आगे बोला गया निम्नलिखित में कौन ऑक्साइड धातु की तरह विद्युतीय गुण दर्शाता है? तो आपको हो जाएगा CrO2। क्या हो जाएगा आपका? CrO2। आगे बोला गया है निम्नलिखित में कौन बेरवेदार ठोस है? निम्नलिखित में कौन आपका बेरवेदार ठोस है? तो क्वार्ट्ज ग्लास, जिसको बोलते हैं SI2। क्या बोलते हैं इसको हम लोग? SI2। टिंडल प्रभाव पाया जाता है, तो टिंडल प्रभाव आपका पाया जाता है बिलियन में। किसमें पाया जाता है? बिलियन में टिंडल प्रभाव पाया जाता है। परासरण दाब निम्नलिखित में से किस समीकरण द्वारा व्यक्त किया जाता है? तो P बराबर CRT। P बराबर CRT, है ना। कभी कभी यह N भी रहेगा तो घबराएंगे बिल्कुल नहीं, ठीक है।
आगे देखिएगा, अर्ध पारगम झिल्ली से परासरण क्रिया में निकल जाते हैं क्या, तो विलायक के अणु निकल जाते हैं, विलायक के अणु निकल जाते हैं। आगे बोला गया है आदर्श विलयन निम्नलिखित में कौन गुण है, तो बाबू आप समझ लीजिए कि अगर कोई राउल्ट के नियम का, कोई विलयन राउल्ट के नियम का पालन करेगा तो उसको बोलेंगे आदर्श विलयन, और नहीं करेगा तो बोलेंगे अनादर्श विलयन। तो आदर्श विलयन है तो ये राउल्ट नियम का पालन करेगा, क्या करेगा, राउल्ट नियम का पालन करेगा। आगे बोला गया है पहाड़ों पर जल का क्वथनांक कम हो जाता है क्योंकि वायुमंडलीय दाब कम जाता है, क्योंकि वायुमंडलीय दाब क्या होता है, कम जाता है। आगे समझिएगा, निम्नलिखित में से विलयन के कौन सा अनुषंग गुणधर्म है, तो अनुषंग गुण हो जाएगा परासरण दाब, क्या हो जाएगा, परासरण दाब विलयन के अनुषंग गुणधर्म है, परासरण दाब विलयन के अनुषंग गुणधर्म है। आगे देखते हैं, आगे बोला गया है निम्नलिखित में से विलयन के लिए, और हो गया ये क्वेश्चन हो गया, शुद्ध जल का पीएच मान, तो शुद्ध जल का पीएच मान 7 होता है, कितना होता है, 7 होता है। आगे देखिएगा, इनमें कौन से जलीय घोल की हिमांक बिंदु न्यूनतम होती है, ये कैलकुलेटेड वैल्यू है, आप याद रखिए, बिल्कुल एक्स्ट्रा बात नहीं करने वाले हैं, आप देखिए और एग्जाम देने जाइए, ठीक है, एक एक क्वेश्चन आएगा, टेंशन लेने नहीं, बिल्कुल ठीक है। तो ये कैलकुलेटेड वैल्यू है 0.01 mNaCl, ठीक है। आगे समझिएगा, मानव रक्त का पीएच मान 7.4, मानव रक्त का पीएच मान 7.4। अगर n घुल पदार्थ के मोल की संख्या तथा n घोलक के मोल की संख्या हो तो घुल के मोल प्रभाव स्मॉल n बटे कैपिटल N प्लस n, ठीक है। आगे देखिएगा, आगे बोला गया है विलयन के अनुषंग गुणधर्म का उदाहरण क्या है, तो क्वथनांक का उन्नयन, क्या होगा बोली तो क्वथनांक का उन्नयन, क्या होगा, क्वथनांक का उन्नयन। समुद्री जल का परिचालक दाब लगभग होता है 30 एटीएम, कितना होता है, 30 एटीएम, बिल्कुल ध्यान से 30 एटीएम। निम्नलिखित में कौन अनुषंग गुणधर्म नहीं है, ध्यान से रखिएगा, तो प्रकाशीय सक्रियता, प्रकाशीय सक्रियता अनुषंग गुणधर्म नहीं है ना। आगे देखिएगा, आगे क्या बोला गया है, किसी घोल का परासरण दाब संबंध दिया गया है, तो संबंध क्या होगा, संबंध दिया गया है पाई बटे सी बराबर एस टी, पाई बटे सी बराबर एस टी, पाई बटे सी बराबर एस टी। क्या बोला है क्वेश्चन, क्वेश्चन एक बार फिर से देख लीजिए, क्वेश्चन बोला गया किस घोल का परासरण दाब का संबंध दिया गया, किसी घोल का, तो क्या होगा पाई बटे सी बटे एस टी, है ना। आप ध्यान से देखेंगे, केवल सुनेंगे, आपका सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, आप लोग पढ़े हुए हैं पूरा, ठीक है। किसी घोल में विलय का मोल प्रभाव व्यक्त किया जाता है, तो बाबू इसका हो जाएगा मोल प्रभाव के लिए तुरंत बोला गया है n स्मॉल n बटे n प्लस n, ठीक है। आगे परमाणु द्रव्यमान बराबर होता है, तो परमाणु द्रव्यमान जो होता है न्यूट्रॉन और प्रोटॉन, किधर है ऑप्शन, ऑप्शन किधर है, ये रहा ऑप्शन नंबर सी, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन की योगफल के बराबर होता है आपका परमाणु द्रव्यमान, ठीक है। आगे आपेक्षिक वाष्प दाब का अवनमन क्या है, तो बाबू हो जाएगा P0 माइनस PS बटे P0, ऑप्शन नंबर बी। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन राउल्ट नियम है, तो आपको हो जाएगा P बराबर KHX, क्या है, P बराबर KHX, है ना। निम्न में से ताप द्वारा प्रभावित नहीं होता है, तो क्या ताप द्वारा क्या प्रभावित नहीं होता है, तो आपका आंसर हो जाएगा मोललता ताप द्वारा प्रभावित नहीं होता है। निम्नलिखित जलीय घोल में किसका क्वथनांक अधिकतम होता है, तो निम्नलिखित जलीय घोल में जो आपका Na2SO4 है, इसका क्वथनांक जो है वो आपका बाबू अधिकतम होता है। आगे देखते हैं, आगे क्या बोला गया है, आगे बोला गया है प्रासरणी दाब बढ़ता है जब, प्रासरणी दाब कब बढ़ता है, जब तापक्रम बढ़ता है, जब क्या होता है, जब तापक्रम बढ़ता है तो प्रासरणी दाब भी बढ़ता है। आगे देखिएगा बाबू ध्यान से, वैसा घोल जो एक निश्चित ताप पर संयोजन में बिना किसी प्रकार के परिवर्तन के उबलता है, उसे क्या कहते हैं, एजियोट्रॉपिक मिश्रण, क्या कहते हैं जी, एजियोट्रॉपिक मिश्रण, है ना। आगे समझिएगा, किसी घोल अभिक्रिया की समय अवस्था पर सेल का विद्युत वाहक बल होता है, तो शून्य, कितना होता है बोली तो 0, सेल का विद्युत वाहक बल 0, है ना। आप ध्यान समझिएगा, Z प्लस Zn², ये देखिए कि बोल दीजिए कि डेनियल सेल है ना। क्या दिया गया है, ये डेनियल सेल दिया गया है। ऑप्शन नंबर किधर है, ऑप्शन नंबर बी देखिए, है ना, ऑप्शन नंबर बी डेनियल सेल, क्या बोले तो बाबू, डेनियल सेल है। जलीय घोल में हाइड्रोजन इनमें से किसे अपकृत नहीं करेगा, तो Fe3+ को अपकृत नहीं करेगा। आगे बोला गया है ऑक्सीकरण विभव सबसे अधिक किसका होता है, तो ऑक्सीकरण विभव सबसे अधिक होता है आपका मैग्नीशियम का, किसका होता है, मैग्नीशियम का, जो आवर्त सारणी के वर्ग 2 में है, कहां है, आवर्त सारणी के वर्ग 2 में है। सोडियम क्लोराइड की जलीय घोल का विद्युत विच्छेदन कराने पर धनोद और ऋणोद प्राप्त होता है। ध्यान से, ये क्वेश्चन पे आप लोगों का बहुत डाउट होता है, ध्यान से, है ना। O2 और H2, है ना।
एक विद्युत अपघट्ट होते हैं, तो बाबू ध्यान समझिएगा, एक विद्युत अपघट्ट होते हैं, ठोस अवस्था में भी आयन रखते हैं, केवल जल में, केवल क्या बोला गया है, केवल जल में घोले जाने पर आयन देते हैं, इसको बोलेंगे अपघट्ट। जल में घोलेंगे तो बाबू जो घुल जाएगा उसको बोलेंगे अपघट्ट, और नहीं घुलेगा तो अनपघट्ट, है ना। आगे समझिएगा, आगे बोला गया आपको एक प्रबल विद्युत अपघट्ट, उनको बना कीजिए बोलने के लिए। प्रबल विद्युत अपघट्ट वे हैं जो जल में घुल जाते हैं, क्या होते हैं, जल में घुल जाते हैं, जल में घुल जाते हैं, है ना। आगे समझिएगा, गैल्वेनिक सेल, क्या बोला गया है, गैल्वेनिक सेल में एनोड होता है, गैल्वेनिक सेल में एनोड क्या होता है, गैल्वेनिक सेल में एनोड ऋणात्मक इलेक्ट्रोड, क्या होता है, ऋणात्मक इलेक्ट्रोड, क्या होता है जी, ऋणात्मक, क्या होता है, ऋणात्मक। आगे समझिएगा, आगे विद्युत धारा जब हाँ क्या बोला गया है, विद्युत धारा जब किसी चालक से इलेक्ट्रॉन के द्वारा प्रभावित होती है तो चालक को कहते हैं धात्विक चालक। क्या बोलते हैं जी, धात्विक चालक। जिससे धारा जाएगा धात्विक, नहीं जाएगा अधात्विक। कोई दिक्कत? आगे समझते हैं, आगे बोला गया है, आगे क्या बोला गया है, देखिए आगे बोला गया है फैराडे का विद्युत विच्छेदन का द्वितीय नियम संबंधित है। तो द्वितीय नियम संबंधित है विद्युत अपघट्ट के समतुल्य भार से, है ना। आगे देखिएगा, निम्नलिखित में कौन द्वितीयक सेल है, कौन द्वितीयक सेल है, तो बाबू हो जाएगा लेड स्टोरेज सेल। क्या हो जाएगा, लेड स्टोरेज सेल। क्या हो जाएगा, लेड स्टोरेज सेल। 96,500 क्या बोला गया जी, 96,500 कूलम विद्युत धारा CuSO4 के घोल के सम्मुक्त करती है। बाबू ये कैलकुलेटेड वैल्यू है, इसको ध्यान रखो, 31.75 ग्राम कॉपर को ये मुक्त करेगा, ठीक है। आगे समझिएगा, इलेक्ट्रॉन प्रवेश कितना होता है, तो 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ऑप्शन नंबर क्या, ऑप्शन नंबर 20 सही है इसका, ठीक है। आगे देखिएगा, विशिष्ट प्रतिरोध की इकाई क्या होती है, तो विशिष्ट प्रतिरोध की होती है ओम सेंटीमीटर। क्या होता है, ओम सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। आगे बोला गया है विद्युत अपघट्ट के नियम दिए थे कौन, फैराडे। कौन दिए थे भाई, फैराडे के द्वारा दिया गया था। अपघट्ट का नियम किसके द्वारा दिया गया था, तो फैराडे के द्वारा। ऑप्शन नंबर किधर है, ऑप्शन नंबर सी है। आगे देखिएगा, आगे बोला गया है फैराडे का प्रथम नियम, तो M बराबर ECT, M बराबर ECT। आगे समझिएगा, विद्युत रासायनिक तुल्यांक का मात्रा क्या होता है, तो ग्राम बटे कूलम। क्या होता है, ग्राम बटे कूलम। आगे देखिए, एक फैराड होता है, तो एक फैराड होता है 96,500 कूलम लगभग, ठीक है, 96,500 कूलम लगभग। केवल सुनिए, वीडियो में केवल आप सुनिए, बिल्कुल, है ना। आगे बोला गया है सेल स्थिरांक क्या होता है, तो ऑप्शन नंबर ए सही है, I बटे A। विलयन की चालकता समानुपाती होती है, तो विलयन की चालकता होता है आयनों की संख्या के, आयनों की संख्या के। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। आगे देखिएगा, निम्न में सबसे अच्छा विद्युत सुचालक कौन है, तो ग्रेफाइट। क्या हो जाएगा, ग्रेफाइट। ऐसे सबसे अच्छा होता है चांदी, लेकिन ग्रेफाइट जो है अधातु होते भी सुचालक है, इस बात ध्यान रखिएगा। कार्बन के 2 अपरूप, हीरा और ग्रेफाइट, वैसे 3 होता है, फ्लोरीन भी है, लेकिन आप धोते जाते हैं, ठीक है। आगे समझिएगा, आगे बोला गया है विद्युत अपघट्टी चालक मात्रक है किसका मापक है जी, विभव का। किसका मापक है, ये विभव का मापक है। कोलराउस का नियम क्या है, तो बोलिए बाबू क्या आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल ध्यान रखेंगे, ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल। आगे समझिएगा, आगे बोला गया है जब लेड संचय सेल को चार्ज किया जाता है तो निम्नलिखित में क्या होता है, बताइए क्या होता है, तो क्या होता है जी, H2SO4 पुनः उत्पन्न होते हैं, H2SO4 पुनः उत्पन्न होते हैं, ठीक है। आगे समझिएगा, जिस प्रकार फिजिक्स में आग लगा है केमिस्ट्री में लगा के आना है, ठीक है। आगे समझिएगा, सेल क्या बोला गया है, सेल जिसमें रासायनिक ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में बदलती है उसे क्या कहते हैं, तो उसको बोलते हैं गैल्वेनिक सेल। क्या बोलते हैं उसको हम लोग, गैल्वेनिक सेल। क्या बोलते हैं जी उसको, गैल्वेनिक सेल। ऑप्शन नंबर बी, गैल्वेनिक सेल। आगे देखेंगे, आगे हाइड्रोजन ऑक्सीजन सेल निम्नलिखित में किस तरह का सेल है, तो बाबू ये ईंधन सेल है। क्या बोला गया, ये ईंधन सेल है। क्या है ये ईंधन सेल है। एक फैराड विद्युत धारा प्रवाहित करने पर प्राप्त मात्रा बराबर होता है, कितना बराबर होता है जी, तो विद्युत रासायनिक तुल्यांक के बराबर होता है। आगे समझिएगा, विद्युत अपघट्ट सेल में इलेक्ट्रॉन जिस इलेक्ट्रोड से घोल में प्रविष्ट करता है उसे क्या कहते हैं, कैथोड। क्या कहते हैं उसको हम लोग, कैथोड। क्या कहते हैं उसको, कैथोड कहते हैं उसको। 100 कोटि की अभिक्रिया A+B = C के लिए क्या होगा, तो बाबू
शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए क्या होगा, तो आपको बोला गया था कि इसमें ये दोनों जीरो हो जाए, क्या हो जाएगा, जीरो। अगर यहाँ 1 है तो क्या होगा, प्रथम। देखिए ये दोनों को जोड़ने के बाद अगर 1 हो रहा है तो प्रथम, 2 तो द्वितीय और 0 तो शून्य कोटि अभिक्रिया। किस कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग तथा वेग स्थिरांक की इकाई समान होती है? शून्य कोटि अभिक्रिया के लिए वेग और वेग स्थिरांक दोनों का मान बराबर होता है शून्य कोटि अभिक्रिया के लिए, ठीक है। शून्य कोटि अभिक्रिया के लिए दोनों का मान क्या होता है, बराबर होता है। अभिकारक अणुओं को उत्पाद में परिवर्तित होने के लिए आवश्यक न्यूनतम ऊर्जा क्या कहलाएगा, सक्रिय ऊर्जा। क्या कहलाएगा, सक्रिय ऊर्जा। मतलब कि वह न्यूनतम ऊर्जा जो किसी अणु को उत्पाद में बदल दे, वह न्यूनतम ऊर्जा जो किसी अणु को उत्पाद में बदल दे उसको बोलेंगे सक्रिय ऊर्जा। क्या बोलेंगे उसको, सक्रिय ऊर्जा। क्या बोलेंगे उसको, सक्रिय ऊर्जा। आगे समझते हैं। यदि प्रतिकारक में ये बोला गया है, एक समीकरण है और बी और डी माइनस डी ए डी टी बराबर 2 dB बटे डी टी प्रतिक्रिया के वेग नियम, तो माइनस डी ए बटे डी टी बराबर के स्क्वायर। ऑप्शन नंबर ए से सही आंसर हो जाएगा। आगे समझिएगा, किसी प्रतिक्रिया के अग्रिम और पीछे की प्रतिक्रियाओं का उत्तेजन ऊर्जा समान होती है कब, डेल एच बराबर 0 होगा तब। डेल एच बराबर क्या होगा, 0। डेल एच बराबर 0 होगा तब उसके बराबर होगा, ठीक है। HCH3 C2H5 पर प्लस H2O में जो बना है, बाबू ध्यान रखिएगा, इसमें क्या बोला गया है, इसमें जो बोला गया है H2O कि H2O है, इसका जब आप निकालिएगा कोटि तो वो इसका 0 होता है, उसको नहीं दिया था, ठीक है। तो इसमें देखिए, इसमें 1 अणु है, ठीक है, 1 अणु है, इसीलिए इसका जो आपका क्या पूछा है, कोटि पूछा है, कोटि 1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कोटि इसका 1 हो जाएगा। कोटि क्या हो जाएगा, इसका 1 हो जाएगा। किसी पदार्थ के क्रिया करने की दर को निर्भर करता है, तो किसी पदार्थ की क्रिया करने की दर निर्भर करता है सक्रिय द्रव्यमान पर। किसको करता है, सक्रिय द्रव्यमान पर। आगे समझिएगा, किसी भी अभिक्रिया में उत्प्रेरक है तो उत्प्रेरक बाबू है अभिक्रिया वेग को बढ़ाता है एवं घटाता है। उत्प्रेरक जो है किसी अभिक्रिया वेग को बढ़ाता है या घटाता है उसको बोलते हैं उत्प्रेरक। क्या बोलते हैं उसको हम लोग, उत्प्रेरक, कैटलिस्ट, ठीक है। प्रथम कोटि अभिक्रिया का अर्ध आयु निर्भर करता है किस पर, तापक्रम पर। किस पर करता है, ताप पर निर्भर करता है। आगे समझिएगा, प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक की इकाई क्या होती है, समय इनवर्स, सेक इनवर्स, ठीक है, ध्यान रखिएगा। आगे बोला गया है किसी अभिक्रिया का वेग निम्नलिखित में प्रकार में व्यक्त होता है तो के ए स्क्वायर बी, तो इस अभिक्रिया की कोटि क्या होगी बाबू, ध्यान रखिएगा, इसका पावर 1 है, इसका 2 है, दोनों को जोड़ दीजिए तो कितना हो जाएगा, 3 है ना। तो अभिक्रिया की कोटि 3, कितना हो जाएगा, 3। रासायनिक अभिक्रिया में बोला गया है कोटि साम्यावस्था केपी निर्भर करेगा, तो केपी निर्भर करेगा तापक्रम पर। किस पर करेगा, तापक्रम पर निर्भर करेगा, ठीक है। आगे समझिएगा, किसी रासायनिक अभिक्रिया का वेग प्रभावित होता है ताप से। किससे होता है बोले तो, ताप से प्रभावित होता है। किससे होता है जी, ताप से प्रभावित होता है, ताप से। किसी प्रथम कोटि अभिक्रिया का वेग स्थिरांक निर्भर नहीं करता। किस पर नहीं करता बोले तो, अभिकारकों की सांद्रता पर निर्भर नहीं करता है। अभिकारकों की सांद्रता पर निर्भर नहीं करता है। किसी रासायनिक अभिक्रियाओं में ढाल माने कि स्लोप का मान किसे किया जाता है, तो बाबू लॉग के तथा Li/T के मध्य, लॉग के और I/T के मध्य जो है वो खींचा जाता है, ठीक है। आगे समझिएगा, आगे बोला गया है किसी शून्य कोटि की अभिक्रिया की दर, किसी शून्य कोटि अभिक्रिया की दर क्या होती है, निश्चित होती है। क्या होती है, निश्चित होती है। आगे समझते हैं, प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए टी हाफ का मान, बाबू टी हाफ है, 12 नहीं समझेगा, इसको टी हाफ समझिए। टी हाफ का मान बोला है 0.693 बटे के। क्या होता है बोले तो 0.693 बटे के। ऑप्शन नंबर क्या है, ऑप्शन नंबर किधर है, बी। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है इसका। आगे समझिएगा, शून्य कोटि अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक क्या होती है, तो बाबू हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी से सही आंसर है, मोल लीटर इनवर्स और समय इनवर्स, ठीक है। ये समय इनवर्स है, क्या है ये, समय इनवर्स है। आगे देखिएगा, निम्नलिखित में से किस समीकरण द्वारा त्वरित वेग बताया जाता है, तो माइनस डीसी बटे डी, माइनस डीसी बटे डी, माइनस डीसी बटे डी। अधिकांश अभिक्रियाओं के लिए ताप गुणक का मान निम्नलिखित में से किनके बीच रहता है, तो 2 और 3 के बीच, 2 और 3 के बीच, 2 और 3 के बीच। आगे समझिएगा, दूसरे क्रम की अभिक्रिया में के की इकाई होती है, तो बाबू होती है सेक इनवर्स मोल इनवर्स लीटर। क्या होता है, समय इनवर्स मोल इनवर्स लीटर। आगे समझिएगा, आगे बोला गया है किसी वस्तु के प्रतिक्रिया करने का दर निर्भर करता है, तो अनुभार पर। किस पर करता है, अनुभार पर। किस पर करता है जी, अनुभार पर। आगे समझते हैं, शून्य कोटि अभिक्रिया के लिए क्या होता है बाबू, तो बाबू ये हो जाएगा टी हाफ बराबर ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। आगे समझिए, आगे क्या बोला गया है,
किसी रासायनिक अभिक्रिया की दर होती है तो समय के साथ घटती है। समय के साथ क्या होती है? घटती है। समय के साथ घटती है। अभिक्रिया RCOOAG पर Br2 बाबू ये ऐसे क्वेश्चन इसमें का नहीं है, ये क्वेश्चन अगले चैप्टर का है, मतलब कि ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का है, लेकिन आपको पता होगा कि ये हंसजीकरण अभिक्रिया। कौन अभिक्रिया है? हंसजीकरण। कौन अभिक्रिया जी? हंसजीकरण है ना। आगे समझिएगा, ये कौन सा अभिक्रिया है? हंसजीकरण। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है इसका। आगे समझिएगा, रासायनिक अधिशोषण में कितनी परतें होती है? तो एक परत। कितने होता है बोले तो? एक परत होता है ना। आगे समझिएगा, भौतिक अधिशोषण में लगभग ऊष्मा उत्सर्जित होती है कितना? तो 20 से 40 किलो जूल। कितना होता है बोले तो? 20 से 40 किलो जूल ऊष्मा उत्पन्न होता है। ठीक है, रासायनिक अधिशोषण अभिक्रिया है कैसा अभिक्रिया है? अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया। कैसा अभिक्रिया है? अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया है। निम्नलिखित में किसी में टिंडल प्रभाव नहीं पाया जाता है? तो बाबू इसमें जो है चीनी के घोल में टिंडल प्रभाव नहीं पाया जाता है। ताजे अवक्षेप को मतलब कोलाइड में बदला जाता है किससे? तो पेप्टीकरण विधि, इसको पेप्टाइजेशन बोलते हैं, है ना, हिंदी में पेप्टीकरण। पेप्टाइड बनाने की प्रक्रिया को पेप्टीकरण। ठीक है, आगे समझिएगा, किस गैस का अवशोषण चारकोल के द्वारा किया जाता है? CO कार्बन मोनोऑक्साइड। आगे समझिएगा, P2O5 क्या है? अधिशोषक। क्या बोला गया है? अधिशोषक है। क्या बाबू? अधिशोषक है। टॉयलिन नामक एंजाइम का स्रोत क्या है? जीव की लार थूक से, है ना। आगे समझिएगा, निम्नलिखित में कौन सा लायोफिलिक कोलाइड नहीं है? ध्यान से, नहीं है। लायोफिलिक बोले मार दो दूध के पटाख से, बाद में नहीं लिखल है ना। आगे समझिएगा, विलायक विरागी कोलाइड कहलाता है? तो बाबू कहलाएगा लायोफिलिक। क्या कहलाएगा वो? लायोफिलिक कोलाइड। क्या कहलाएगा? लायोफिलिक कोलाइड। बिल्कुल घबराने का नहीं बॉस, ठीक है, एकदम टेंशन फ्री होके जाओ, एग्जाम में फाड़ किया पूरा। ठीक है, आगे समझिए, विलायक स्नेही कोलाइड कहलाता है? तो विलायक स्नेही कोलाइड लायोफिलिक। क्या कहलाएगा? लायोफिलिक। दूध एक उदाहरण है। दूध उदाहरण है किसका? पायस का। किसका उदाहरण जी? पायस का। किसका उदाहरण है? पायस का। निम्नलिखित में किसके लिए हिमांक का वर्णन अधिकतम होता है? K2SO4 के लिए। किसके होता है? K2SO4 के लिए सबसे अधिक होता है। K2SO4 के लिए अधिक होता है। ठीक है, निम्नलिखित में कौन सा अनुसंग गुणधर्म नहीं है? तो प्रकाशीय क्रियाशीलता। क्या होगा? प्रकाशीय क्रियाशीलता। अनुसंग गुणधर्म नहीं है। क्वथनांक का उन्नयन जो होता है, बाबू एक मिनट रुकिएगा, कौन सा अनुसंग गुणधर्म नहीं है? तो प्रकाशीय क्रियाशीलता। ठीक है, आगे समझिएगा, समान ताप एवं दाब पर किसी गैस के 1 मोल का आयतन होता है? कितना होता है? समान ताप एवं दाब पे। बाबू ध्यान रखिएगा, ये कैलकुलेटेड वैल्यू है, ये 22.4 लीटर। कितना होता है? 22.4 लीटर। निम्नलिखित में सबसे प्रबल लिविस अम्ल कौन है? सबसे प्रबल लिविस अम्ल है Bi3। कौन है? Bi3। आगे समझिएगा, जानतर झिल्ली में छन जाने वाले विलयन कहलाता है? समांगी विलयन। क्या कहलाते हैं? समांगी विलयन। क्या कहलाते हैं? समांगी विलयन। आगे समझिएगा, निम्नलिखित में कौन कोलाइडी घोल नहीं है? जल जो है कोलाइडी घोल नहीं है। जल क्या है? कोलाइडी घोल नहीं है। टिंडल प्रभाव प्रदर्शित करता है कौन? तो वास्तविक घोल द्वारा। किसके द्वारा किया जाता है? वास्तविक घोल द्वारा। आगे समझिएगा, अपमार्जक को क्या कहते हैं? अपमार्जक को कहते हैं पृष्ठ सक्रियन। क्या कहते हैं? पृष्ठ सक्रियन। आगे समझिएगा, तेल तथा पानी के संयोग से बना कोलाइड की विलयन क्या कहलाता है? तो बाबू इमल्सन। क्या कहलाता है? इमल्सन। क्या कहलाता है जी? इमल्सन। यूरियोज के उदाहरण क्या है? तो बाबू एक एंजाइम। क्या है? एक एंजाइम का। आगे समझिएगा, आगे बोला गया है निम्नलिखित में से कौन सा द्रव से नहीं कोलाइड है? तो बाबू गोंद। आपका गोंद जो है द्रव से नहीं कोलाइड है। गोंद क्या है? द्रव से नहीं कोलाइड है। निम्नलिखित में से किसमें टिंडल प्रभाव संभव नहीं है? तो बाबू शर्करा विलयन में टिंडल प्रभाव संभव नहीं है। शर्करा विलयन में टिंडल प्रभाव संभव नहीं है। आगे समझिएगा, आगे रक्त पर आवेश पाया जाता है ऋणात्मक। रक्त पे कौन सा आवेश है? तो ऋणात्मक है। आगे समझते हैं, द्रव से नहीं कोलाइड के स्थायित्व का प्रमुख कारण क्या है? तो बाबू उसका प्रमुख कारण क्या है? आवेश। क्या कारण है उसका? आवेश। आगे समझिएगा, एंजाइम का मुख्य अवयव क्या है? प्रोटीन। एंजाइम का मुख्य अवयव क्या है? प्रोटीन। एंजाइम का मुख्य अवयव क्या है? प्रोटीन।
शीत कक्ष प्रक्रम में N2O का प्रयोग किया जाता है। किसके किया जाता है? N2O का। आगे समझिएगा, कोलाइडी कणों का आकार निम्नलिखित में से किसके बीच होता है? तो कोलाइडो कणों का आकार होता है 10 के पावर -5 से लेके 10 के पावर -7 के बीच होता है। ठीक है, आगे समझते हैं, स्टार्च के जल अपघटन में निम्नलिखित में से किसका एंजाइम का उपयोग होता है? तो स्टार्च में आपका हो जाएगा डायस्टेज। क्या हो जाएगा? डायस्टेज का। आगे समझिएगा, भौतिक अधिशोषण की चीजें होती है कक्ष ताप पर होती है। किस पर होती है? कक्ष ताप पर। निम्नलिखित में द्रव से नहीं क्लोराइड का उदाहरण क्या है? तो बाबू हो जाएगा आपका जिलेटिन। क्या हो जाएगा? जिलेटिन। और स्वर्ण संख्या सबसे अधिक इसी का है, जिलेटिन का। ठीक है, आगे समझिएगा, X/M तथा P के मध्य वक्र कहलाती है अधिशोषण समतापी वक्र। अधिशोषण समतापी वक्र। आगे समझिएगा, रासायनिक अधिशोषण की दर होती है बाबू, क्या होती है? ऑप्शन नंबर देखिए ध्यान से, दाब से घटने से दाब पर निर्भर करती है या दाब बढ़ने से बढ़ती है? तो यही हो जाएगा आंसर, दाब बढ़ने से बढ़ती है। आगे समझिएगा, कोलाइडी सॉल है, तो कोलाइडी सॉल है बीसमांगी सॉल। क्या है? बीसमांगी सॉल। साबुन ग्रीस को किसके द्वारा निकाला जाता है? तो इमल्सीकरण। किसके द्वारा निकाला जाता है? इमल्सीकरण। किसके द्वारा बोली? तो इमल्सीकरण। आगे समझिएगा, उत्प्रेरक एक वस्तु है जो साम्यावस्था प्राप्त करने के समय को कम करता है। क्या करता है? कम करता है। घबराने का बिल्कुल नहीं। ठीक है, आगे समझिएगा, और एग्जाम में जाने से पहले ईयरफोन लगा के सुन जाना, यही बात। ठीक है, पूरे क्वेश्चन को जाने से पहले सारा क्वेश्चन तुमको याद हो जाएगा। ठीक है, ऐसे तुम लोग पढ़ ले हैं। निम्नलिखित में ठोस समुदाय कौन है? तो संश्लेषित जोन। क्या बोली? तो संश्लेषित जेम। आगे निम्नलिखित क्या बोला गया है? निम्नलिखित में कौन जिंक का अयस्क नहीं है? यही देखिए, यही मिस्टेक होगा आप लोगों से। जिंक बोलिएगा, जिंक ब्लेंड मार दीजिएगा, अंतिम में नहीं लिखले हैं। ये देखिए कौन नहीं है? बॉक्साइड नहीं है। बॉक्साइड किसका अयस्क है? एल्युमिनियम का। एल्युमिनियम के 3 अयस्क, बॉक्साइड, कोरोंडम और क्रायोलाइट। ध्यान में रखिएगा, तो बॉक्साइड जिंक का अयस्क नहीं है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। ठीक है, आगे समझते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो सभी अयस्क खनिज होते हैं। बिल्कुल सही है ये। ठीक है, आगे देखिएगा, आगे क्या बोला गया है? खनिज, जिसमें खनिज सभी अयस्क खनिज होते हैं। बिल्कुल ये गलती है जी, यही ठीक होना चाहिए। देख लीजिए एक बार, ये सही लगता है हमको। ठीक है, और सही, यही सही होना चाहिए, सभी अयस्क खनिज होते हैं। ऐसे खनिज किसको बोलते हैं? आप समझिएगा कि पृथ्वी में विद्यमान धातु युक्त ठोस पदार्थ को खनिज बोलते हैं। ठीक है, अब समझिएगा, अब अयस्क किसको बोलेंगे? तो वैसा खनिज जिसमें कम मात्रा में पैसा लगे और ज्यादा मात्रा में आउटपुट निकले। मतलब उसमें धातु विद्यमान होना चाहिए और आसानी से और कम खर्च में धातु का निष्कर्षण हो जाए, उसको बोलेंगे अयस्क। क्या बोलेंगे उसको? अयस्क। तो अयस्क जितना भी है, सभी अयस्क जो है, अयस्क जितना भी होगा खनिज कहलाएगा। लेकिन सब खनिज जो है अयस्क नहीं कहलाएगा, क्योंकि सब खनिज में समान मात्रा में धातु नहीं होता है। बहुत सारा खनिज है ना, बात समझ रहे हैं? जिसमें उस चीज का धातु नहीं है, तो उससे उसका निष्कर्षण नहीं होता है। आप पढ़े होंगे कि कॉपर का निष्कर्षण किससे होता है? क्यूपराइट से होता है ना जी। वैसे कॉपर पाराइट भी होता है, लेकिन क्यूपराइट से क्यों होता है? क्यूपराइट में उसका मात्रा ज्यादा होगा। तो सभी जो खनिज है वो क्या है? अयस्क। सभी अयस्क जो है वो क्या है? खनिज है। आगे समझिएगा, खनिज जिससे धातु का निष्कर्षण होता है क्या कहलाएगा? तो बाबू उसको बोलेंगे हम लोग अयस्क। क्या बोलेंगे उसको हम लोग? अयस्क। क्या बोलेंगे? अयस्क। बात्या भट्टी में, तो बात्या भट्टी वो जो भूस्कार तरह बना के दिखाए थे, है ना, याद है? वो जो हुआ था किसके लिए? आयरन के लिए। किसके लिए हुआ था? आयरन के लिए हुआ था। बिल्कुल समझ में आ रहा है ना जी? यही भाषा आपको समझ में आया होगा, है ना? आगे बात्या भट्टी समझ में नहीं आएगा आपको, है ना? कॉपर का मुख्य अयस्क क्या है? कॉपर पायराइट। फार्मूला क्या होता है? CuFeS2। क्या होता है? CuFeS2। आगे समझिएगा, लोहा का मुख्य अयस्क क्या है? तो हेमेटाइट। क्या है? हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, सिनेराइट। ऑप्शन नंबर डी सभी। आगे देखिएगा, एक विधि जिसमें धात्विक अयस्क को हवा की अधिकता में उसे गलनांक के नीचे गर्म किया जाता है, उसे बोलते हैं भारजन। क्या बोलते हैं उसको? भारजन। आगे समझिएगा, कॉपर का शोधन किस विधि से करते हैं भाई? तो कॉपर करते हैं भाई वे
अपघटनी शोधन, वैद्युत अपघटनी शोधन। कॉपर सल्फेट के घोल में अधिक के डालने पर उजला अवक्षेप प्राप्त होता है। यह उजला अवक्षेप किसका है? CuI2 का। किसका है? CuI2 का है। जिंक ब्लेंड एस का सांद्रण किस विधि से होता है भाई? तो इसका विधि होता है फेन उत्प्लावन। क्या होता है बाबू? फेन उत्प्लावन। किसका विधि होता है? फेन उत्प्लावन विधि से। अयस्क में उपस्थित अशुद्धि को क्या कहते हैं? गैंग। क्या कहते हैं? गैंग। कॉपर पायराइड का सूत्र क्या है? CuFeS2। CuFeS2। एल्युमिनियम का अयस्क है, तो एल्युमिनियम का अयस्क है आपका बॉक्साइड। क्या है? बॉक्साइड। मार्लाकाइट किसका अयस्क है? कॉपर का। मार्लाकाइट किसका है? कॉपर का। मार्लाकाइट कॉपर, मार्लाकाइट कॉपर। सिल्वर युक्त अयस्क क्या बोलते हैं? सिल्वर ग्लांस। क्या बोलते हैं? सिल्वर ग्लांस। क्या बोलेंगे उसको? सिल्वर ग्लांस। आगे समझिएगा, निम्नलिखित में कौन सी धातु भूपटल पर प्रचुरता से पाई जाती है? तो हो जाएगा आपका एल्यूमिनियम। क्या हो जाएगा? एल्यूमिनियम। सीने बार किसका अयस्क है? तो मरकरी का। सीने बार अयस्क है मरकरी का, और इसका सीने बार कहते हैं HgS को सीने बार बोलते हैं, है ना। आगे समझिएगा ध्यान से। पायराइट को गर्म करके सल्फर का निष्कासन कहलाता है। क्या कहलाता है? भर्जन। क्या कहलाता है? भर्जन। क्या कहलाता है जी? भर्जन। निम्नलिखित में कौन कार्बोनेट अयस्क है? मैलेकाइट। क्या हो जाएगा? मैलेकाइट। आगे समझिएगा, कैल्साइट अयस्क है, बोला गया था टीन का। किसका है बोले तो? टीन का। एसएन देखिए, टीन का। किसका है? टीन का। एसएन टीन का सूत्र होता है। निम्नलिखित में वह लवण जो खनिजों में सबसे कम पाया जाता है, तो बाबू नाइट्रेट लवण जो है खनिज में सबसे कम पाया जाता है। कॉपर पायराइट किसका है? तो कॉपर का। कॉपर पायराइट किसका है? तो कॉपर का। कॉपर पायराइट कॉपर का। गैंग और फ्लक्स मिलकर क्या बनते हैं? खनिज। गैंग और फ्लक्स मिलकर क्या बनते हैं? खनिज। आगे समझिएगा, निम्नलिखित में कौन सी धातु विद्युत विच्छेदन से प्राप्त की जाती है? तो कॉपर को। कॉपर प्राप्त किए हैं विद्युत विच्छेदन से, है ना। आगे समझिएगा, आगे बोला गया है स्पेल्टर क्या है? अशुद्ध जिंक। स्पेल्टर क्या है? अशुद्ध जिंक। आगे देखिए, डोलोमाइट खनिज किसका है बाबू? तो ये आपका है मैग्नीशियम का। मैग्नीशियम डोलोमाइट, है ना। आगे नीला थोथा, तो नीला थोथा के फार्मूला होता है CuSO4 अरे ठीक है रे H2O, है ना। कुछ मिसिंग लग रहा है रे, आगे देख लेना इसको, है ना। एरेओएच इनमें से किसे कहते हैं? कॉस्टिक सोडा को। किसको बोलते हैं? कॉस्टिक सोडा को। ठीक है, आगे समझिएगा, प्रगलन विधि में धातु के ऑक्साइड की अपचयन में प्रयुक्त क्या होता है? मैग्नीशियम। क्या होता है? मैग्नीशियम। क्या होता है जी? मैग्नीशियम। आगे देखिएगा, सल्फाइड अयस्कों का संघनन किया जाता है तो फेन उत्प्लावन विधि से। किसे किया जाता है? फेन उत्प्लावन विधि से। गैलेना, तो गैलेना जो है बाबू इस सीसा का अयस्क। किसका बोले तो? सीसा का। आगे समझते हैं, निम्नलिखित में कौन धातु का निष्कर्षण विद्युत विच्छेदन क्रिया के द्वारा नहीं होता है? तो नहीं होता है तो लोहा का नहीं होता है। लोहा को तो करते बातें भट्टी में दिखावे किए थे, तरह जो बनाए थे ऐसे करके, है ना। आगे समझिएगा, हुप की विधि से क्या बनता है बाबू? एल्युमिनियम का निष्कर्षण था हुप की विधि से। ठीक है, आगे समझिएगा, आवर्त सारणी के वर्ष 16 में ऑक्सीजन के अलावा और क्या पाता है? तो वर्ष 16 में बाबू देख लीजिए, वर्ष 16 में बोला गया था, क्या बोला गया था? ओल्ड स्टाइल से टीपो, है ना। तो ऑक्सीजन के अलावा और क्या है? सल्फर है, सेलेनियम, टेल्यूरियम, पोलोनियम। ठीक है, तो आप देख लीजिए क्या होगा। सो सल्फर के अलावा इसमें क्या है? और सॉरी, ऑक्सीजन के अलावा और क्या है? सल्फर। क्या है बोले तो? सल्फर। आगे देखिएगा, ओलियम क्या है? ओलियम का सूत्र बोला गया था, आपको याद होगा, जल्दी बोलिए क्या है ना। H2S2O7। H2S2O7। ध्यान से यहाँ पे 4 दिया गया है, इसको आप काट के जल्दी से जल्दी दो कीजिए, है ना। H2S2 अब सही हुआ, है ना। H2S2O7। H2S2 ए बाबू समझ लो, H2S2O7, O भी नहीं होगा। H2S2 आप समझ लीजिए, है ना। H2S2O7, है ना, ये सूत्र होता है इसका, ओलियम का। क्या होता है? ओलियम का सूत्र होता है H2S2O7। ध्यान से रखिएगा आप। नल जल का सूत्र, अब घबराइएगा नहीं कि भाई नल जल पूछ दीजिए, फॉर्मूला क्या होगा? वही होगा फॉर्मूला। ठीक है, कि भाई नल जल पूछ दिया तो कहूँ एक अलग फॉर्मूला होगा, अलग कोई फॉर्मूला नहीं होगा। ठीक है, ध्यान से रखिएगा। ऐसे D2O भारी जल का सूत्र होता है, ध्यान रखिएगा। भारी जल का सूत्र D2O, ध्यान रखिएगा, पूछेगा नहीं। ठीक है, आगे निम्नलिखित में सबसे बड़ा बॉन्ड कौन किसमें पाया जाता है बाबू? है ना, NH3 किसमें पाया जाता है? NH3 में साधारण नमक, है ना, NaCl। क्या होता है? NaCl। 3 का संकेत Sn,
कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s2 2s2 2p6 है ना। कार्बन के परमाणु संख्या 6 होता है। कितना होता है जी? 6 होता है। आगे समझिएगा NaOH क्या है? क्षार है। क्या जी? जल्दी बोलिए, क्षार है। NaOH क्या है? लवण में आ गया, क्षार होगा। क्षार क्या होगा? क्षार। आगे समझिएगा, नाइट्रिक अम्ल का सूत्र क्या होता है? HNO3। क्या होता है? HNO3। और इसको बनाते कैसे हैं? तो ओस्टवाल्ड विधि से। सल्फर का सल्फर डाइऑक्साइड SO2। अब रासायनिक के वर्ग एक के सभी तत्वों को क्या कहते हैं? क्षारीय धातु। क्या कहते हैं? क्षारीय धातु। अब वर्ग दो को क्षारीय मृदा धातु। नाइट्रिक अम्ल का उत्पादन कैसे करते हैं? ओस्टवाल्ड विधि से। तुरंत बोले थे, है ना। PCl5 क्या है? तो ऑक्सीकारक। क्या है बोली तो? ऑक्सीकारक है। PCl5 क्या है? ऑक्सीकारक है। ओलियम क्या बोला गया है? ओलियम में H2SO4 के साथ अभिक्रिया करने पर क्या बनता है? तो SO3। क्या बनता है? SO3। क्या बनता है जी? SO3। आगे समझिएगा, निम्नलिखित में कौन सी गैस जल पर एकत्रित नहीं होता है? तो SO2। क्या होगा? SO2 जल पर एकत्रित नहीं होगा। SO2 जल पर एकत्रित नहीं होगा। आगे समझते हैं, निम्नलिखित में कौन सी गैस एकल परमाणविक होता है? तो बाबू जितने भी अक्रिय गैस एकल परमाणविक है, हीलियम, नियन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनन और रेडान। ठीक है, क्वेश्चन ही बनेगा कि अक्रिय गैस एकल परमाणविक होता है। क्यों? क्योंकि उसके अंतिम में 8 इलेक्ट्रॉन। कितना होता है? 8 इलेक्ट्रॉन। हीलियम हो जाएगा, जिसका फार्मूला होता है He। क्या होता है? He। आगे देखिए, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन क्या है बाबू? तो ये दोनों के दोनों अधातु हैं। क्या है बोली तो? नाइट्रोजन और ऑक्सीजन क्या है? अधातु। क्या है बोली तो? अधातु। हीलियम का फॉर्मूला क्या होता है? He। तुरंत बोले थे। और हीलियम का मुख्य स्रोत है मोनोजाइट, नहीं तो सूर्य। सूर्य में क्या होता है? नाभिकीय स्वयं अभिक्रिया होता है, जिसमें हाइड्रोजन हीलियम बदलता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, है ना। आगे समझते हैं, आगे क्या बोला गया है? अब रासायनिक के वर्ग 2 में तत्वों की संख्या। तो बाबू ध्यान रखिए, वर्ग 2 8 है, इसमें 8 गो है। प्रत्येक आवर्त में तत्वों की संख्या याद करने का फॉर्मूला। ठीक है, 2 8 8 18 18 32 और 32 प्लस अधूरा, है ना। तो प्रथम आवर्त में 2, दूसरा में 8, तीसरा में 8, चौथा में 18, पांचवा में 18, छठा में 32 और सातवां में 32 प्लस अधूरा। ध्यान से रखिएगा, कौन सा आवर्त अभी भी खाली है? तो आवर्त नंबर 7। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा 8। क्या हो जाएगा? 8। H2SO4 क्या है? तो एक एकल भास्मिक है, द्विभास्मिक है और त्रिभास्मिक है। इसका आंसर आप लोग बताइए क्या होगा? एकल भास्मिक। क्या होगा इसका? एकल भास्मिक। किस अणु का द्विध्रुव आघूर्ण 0 होता है? तो BF3 का। किसका होता है? BF3 का। आगे समझिएगा, LiCl, NaCl और KCl के अनंत अनुता पर क्या होगा? ये हो जाएगा इसका, है ना, K, Na और Li। सिलिका और हाइड्रोजन फ्लोराइड के प्रक्रिया से प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है जी? बोलिए। ऑप्शन नंबर बी H2SO4। विषमत की सबसे अस्थाई ऑक्सीकरण अवस्था क्या होता है? तो +3। क्या होता है? +3। आगे समझते हैं, आगे क्या बोला गया है? निम्नलिखित में कौन पी खंड का तत्व नहीं है? तो बाबू पी खंड का मतलब समझते हैं? पी खंड का मतलब कि वर्ग पी का, ब्लॉक पी का, मतलब पी ब्लॉक का। तो बेरियम। क्या हो जाएगा? बेरियम। HCl की खोज कौन किया? HCl खोज कौन किया? बोलिए। ग्लोबर। किसके द्वारा किया गया था? ग्लोबर के द्वारा। आगे, उत्कृष्ट गैसों का मुख्य स्रोत क्या है? तो वायुमंडल। उत्कृष्ट गैस का मुख्य स्रोत क्या है? वायुमंडल। ठीक है, चलिए तो इसको आप लोग देखिए, मिलते हैं हम लोग अगले पार्ट में। बिल्कुल इसको अच्छे देखिए, अभी जस्ट इसका अगला पार्ट ही डाल रहे हैं। ठीक है, चलिए तो मिलते हैं अगले पार्ट में। देखिए इसको तक।